Good morning to all my dear students. So this is Aditya Sharma again in the class third. So lecture number 3 एंड लेक्चर नंबर 3 की बात करें भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करती, 2 क्वेश्चन वहाँ पे बताए थे, ठीक है। देखो भाई, मेरे सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो भी सब थ्योरी में ही आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन होंगे सारे उसमें आ जाएंगे। आँख कान नाक अच्छे से खोल के रखना और कॉपी पेन लेके बैठना बिल्कुल ढंग से, तभी आप अच्छे से फिजिक्स सीख पाओगे। Is that clear? And say no to rectification. Each and every concept will be very much cleared by me. Okay? So शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं तो भाई, चार्ज के बारे में जब हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, चार्ज के बारे में इतना कुछ क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आगे जाकर के 10 चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर 10 चैप्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स आपको बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें सारी अच्छे से आनी चाहिए। एंड 12th क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। तो इमेजिन उतना अच्छा तभी कर पाओगे जितना अच्छा तुम लोग सीख पाओगे, जितना अच्छा बेसिक क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी आर गोइंग ऑन। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में, थोड़ी सी और बातें करते हैं। चार्ज की स्टेट्स की बात करते हैं आज, ठीक है भाई। चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, ठीक है। इफ़ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चार्ज, तो चार्ज की 3 कैटेगरी हो सकती है। फर्स्ट कैटेगरी रेस्ट। रेस्ट मीन्स वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। दूसरी कैटेगरी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इज दैट क्लियर? एंड थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो भाई यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। अब अगर चार्ज रेस्ट में है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी ना तो 0 के इक्वल होगी और ना ही कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो चलो आगे की बात करते हैं। जब चार्ज रेस्ट में होता है, बात को ध्यान से सुनना, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। मींस रेस्ट का चार्ज, मान लो सपोज दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला, तो अगर मैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे रखूँगा तो वो यूँ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये ऐसे बनेगी। कैसे बन रही है ये ऐसे, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक तरह का मॉडिफाइड सराउंडिंग इसने अपने अक्रॉस क्रिएट किया है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है, ठीक है। और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। और जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field, and it will also radiate energy, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्मेट में रेडिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली चीज़ है, ये तीनों चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए कि जब भी चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा, और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जब एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज पागल हो गया, इज दैट क्लियर? तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। एंड दिस इज द थिंग जिससे हम मोबाइल पे बात कर पाते हैं, जिससे हम टावर्स में कम्युनिकेशन का जो भी हमने जाल बिछाया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की वजह से बिछाया है हम लोगों ने। कैसे? मान लो सपोज दैट मैंने ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, मैंने अपने इस वाले हाथ को पॉजिटिव चार्ज दिया, इस वाले हाथ को नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आने में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब दूर जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है? हाँ या ना?
इज दैट क्लियर? अगर मैं ऐसे करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से एनर्जी रेडिएट होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। बात क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इट विल ऑल्सो रेडिएट द एनर्जी। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, ये रेडिएट करती है, एनर्जी को रेडिएट करती है। ठीक है, अच्छा और क्या चीज़? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कब है? चार्ज रेस्ट पे। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास 4 चैप्टर, जो मैंने फर्स्ट 4 चैप्टर बताए थे ना इंट्रोडक्शन में, वही 4 चैप्टर। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फोर्थ वन इज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर तक हम लोग बात करेंगे रेस्ट पोजीशन में। फिर हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग पढ़ते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज के मोशन करने की वजह से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है उनको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। इज दैट क्लियर? तो भाई करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ चार्जेस। अब थोड़ी सी बातें करते हैं आगे, अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो भाई न्यूमेरिकल में क्या क्या बात करेंगे, सुनना बात को ध्यान से अच्छे से। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तुम खुद ही सोचो। हमेशा ये वाली चीज़ सोच के चलो तो अच्छे से ग्रिप बनेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इज दैट क्लियर? एक कूलम्ब चार्ज के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो भाई बात करते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंस यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू NE, हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, Q इज इक्वल्स टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब। ठीक है, n ही तो पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ठीक है, क्या करेंगे? n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, इसको ऊपर लेके गया मैं, ऊपर लेके गया 10⁻⁻19 अपॉन 16 और 10 और आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 और अपॉन में 16। ठीक है, 16 6 जा 96, 40, 16 2 जा 32, 80, 16 5 जा, तो यहाँ पे आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। ये वाली बात याद रखने वाली है भाई, इस वाली कॉन्सेप्ट को याद ही रखना कि 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर में। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो भाई मैं बात करूँगा चाहूँगा, सुनना भाई बात को ध्यान से, कि सपोज दैट एक बॉडी है। ठीक है, 1 बॉडी इज देयर, ये मैंने बात करी बॉडी की। ठीक है, इस पे ये बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, दिस बॉडी इज न्यूट्रल। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इस पे चार्ज दिया है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो इस पे चार्ज कितना होगा? टेल मी, कि इतने इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो कितना चार्ज इस पे आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि Q बराबर NE होगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? 10⁻20 मैंने यहाँ पे बोल रखा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इज दैट क्लियर? तो इस पे इनिशियली चार्ज कितना जाएगा? 10, ऑब्वियसली बात है 20, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10 बचेगा यहाँ पे इंटू 1.6, तो दैट वुड बी 16 कूलम्ब। ठीक है, इसका चार्ज कितना आ जाएगा? 16 कूलम्ब, प्लस या माइनस, क्योंकि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस वाली बॉडी को दिए हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो माइनस का 16 कूलम्ब इस पे आ गया। इज दैट क्लियर? अब बात करूँ कि भाई मान लो इसके ऊपर ये न्यूट्रल नहीं थी, इसके ऊपर पहले से प्लस का 10 कूलम्ब चार्ज था, तो जब मैं इसको 10⁻20 इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा? तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा भाई? Q फाइनल इज इक्वल्स टू Q प्लस ये जो भी इनकमिंग चार्ज है, Q इनकमिंग। इज दैट क्लियर?
तो भाई पहले से चार्ज कितना था, पहले से चार्ज प्लस 10 कूलम का था, बाद में कितना है माइनस का 16 कूलम का आया, तो क्यू फाइनल कितना बचेगा, माइनस का 6 कूलम बचेगा। ठीक है, तो अगर पहले से चार्ज दे रखा हो तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर पहले से न्यूट्रल बॉडी दे रखी है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसके ऊपर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड बम्बारमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, इस वाली बॉडी पे पर सेकेंड 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड पर सेकेंड ऑन दिस बॉडी। ठीक है, देन कैलकुलेट द टाइम in which the charge of body attains a charge of 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, वो टाइम बताइए जिसमें बॉडी का चार्ज कितना हो जाए भाई, 2 माइक्रोकूलम हो जाए। ठीक है, आराम से स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका जो चार्ज होता है दैट इज प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ई, इज दैट क्लियर, प्लस 2 ई चार्ज होता है एक अल्फा पार्टिकल में। चलो ओके, मैं करवाता हूँ, बात सुनो। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकेंड में। ठीक है, एक सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या मैं बात करूँ 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना, ट्वाइस ऑफ ई, इज दैट क्लियर। तो क्या 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स में इतना चार्ज होगा, हाँ या ना। इतना चार्ज कितने सेकंड में जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, टी टाइम में जा रहा है। तो इतने चार्ज को अगर मैं टी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे 2 माइक्रोकूलम मिलेगा, हाँ या ना, इज दैट क्लियर। हमने ये बात करी कि 10⁻12 अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ई। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मेरे पास इतने अल्फा पार्टिकल्स मैंने एक सेकेंड में उसको दिए। ठीक है, मतलब इतना चार्ज मैंने एक सेकंड में उसको दिया। अब इतने चार्ज को अगर मैं टी से कैलकुलेट कर लूँगा, टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मेरे पास 2 माइक्रोकूलम आना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि टी इज द टाइम इन विच द बॉडी विल गेट द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इतनी बात होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, 10⁻12 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6। याद करो मैंने माइक्रोकूलम बताया था। ठीक है, 2 विल कैंसिल दिस 2। ठीक है, 10⁻12 है, ये 6 जो है ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली बात है 10⁻18 हो जाएगा। 10⁻18 इंटू 1.6 और इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू इंटू टी इक्वल्स टू 10 सॉरी इधर क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10⁻19 10⁻18, तो 10⁻−1 बचेगा, -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 10⁻+1 अपॉन 1.6, दैट वुड बी इक्वल टू 100 अपॉन 16 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 6.25 seconds. Is that clear? 6.25 second is the answer for this question. Okay, so I hope you are very well about this. ठीक है, आपने अच्छे से किया होगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आगे की बात करते हैं, तो सुनिएगा भी बात को ध्यान से। ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इसी पे, जनरल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं भाई अच्छे क्वेश्चंस की। अच्छे क्वेश्चन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो भाई सुनिएगा बात को ध्यान से कि क्या बात होती है, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनना एकदम। सबसे पहली बात, कैलकुलेट द क्वेश्चन बनाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in
कप ऑफ वाटर, ठीक है, इन अ कप ऑफ वाटर, या फिर बात करते हैं कैलकुलेट, चलो ये वाली बात कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कैलकुलेट द चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर, कैलकुलेट द चार्ज। अभी चार्ज बोला है तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा एक कप ऑफ वाटर में, ठीक है। अब कप ऑफ वाटर आ गया तो कप ऑफ वाटर ना देकर के आपको 250 ग्राम्स भी दे सकता है, इज दैट क्लियर, 250 ग्राम्स। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या हमें सबसे पहले उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि वाटर क्या होता है, H2O मीन्स यहाँ पे 1 है तो क्या 2 इंटू 1 बोल दूँ मैं, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो क्या टोटल 18 ग्राम इसका एटॉमिक मास हो गया, हाँ या ना, इज दैट क्लियर। अब ये जो एटॉमिक मास आया है इसमें एक बहुत ही खास बात होती है, ठीक है, जैसे कंसिडर दैट ZXA होता है, ठीक है, ये एक सिंबल होता है किसी भी मटेरियल का, एक सिंबल होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है। अब यहाँ पे A जो है ये एटॉमिक मास नंबर है। अब इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है भाई, ध्यान से देखना, क्योंकि हमने 11th क्लास में पूरी पढ़ी है, हम 12th क्लास में पूरी पढ़ लेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाली चीज़ आती है कि भाई एक तो होता है AAMU, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और एक हम कई जगह पे ग्राम देखते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि ये क्या मतलब है, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक मास नंबर के साथ में AMU लगा दिया जाए देन इट विल बी द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल मास हो गया। 1 ग्राम बोल दिया जाए तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है, ये किसका मास होता है, 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 18 ग्राम जो है, 18 ग्राम के अंदर में कितने आएंगे, 1 मोल, इन 18 ग्राम्स देयर इज 1 मोल वाटर, ठीक है, ये किसका मास है, 1 मोल H2O का मास, ठीक है। तो हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 250 अपॉन 18, इज दैट क्लियर, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे भाई, बात सुन लो ध्यान से। तो नंबर ऑफ मोल्स है तो भाई नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 250 अपॉन 18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एटम्स आ जाएंगे, मतलब टोटल H2O के मॉलिक्यूल आ गए, इज दैट क्लियर। ये नंबर ऑफ मोल्स आया, इसमें टोटल H2O के मॉलिक्यूल आ गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर में क्या इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो क्या इसकी शेप ऐसी तो होती है OH और H, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो OHH होती है तो ऑब्वियसली बात है एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो क्या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में, इज दैट क्लियर। तो 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आई, कैलकुलेट द चार्ज इन द कप ऑफ वाटर, क्या दिस इज द चार्ज इन द कप ऑफ वाटर, इज दैट क्लियर। अच्छा जी, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर मान लो सपोज दैट मैं आपसे बात करूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कप ऑफ वाटर में बात करी थी, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ CO2 में, 100 ग्राम ऑफ CO2 में अगर चार्ज की वैल्यू पूछी जाए तो क्या करोगे, अगेन सेम थिंग, CO2 कितना है, CO2 का एटॉमिक मास नंबर कितना है, C कितना, 12 और ये कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना 16 और 16 32 और 12 कितना 44, क्या भाई 44 ग्राम आ गया। तो 1 मोल में कितना 44 इंटू 6 पॉइंट, सॉरी अपन बात करते हैं पहले भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 100/44 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, क्या इतने एटम्स हो गए, है ना। 44 ग्राम्स में क्या इतने नंबर ऑफ मोल्स कितने, 100 ग्राम CO2 में क्या इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो गए, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गए तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, C 12 या 6,
ठीक है। 6 हो गए, 8 और 8 16, 16 और 6 कितने 22, तो यहाँ पे हो गया 22। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 22, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर बाद में बात करी, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, सॉल्व कर लो, ये क्या आ गया, चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। और कितना हो जाएगा 22, कैंसिल आउट 2 कैंसिल आउट 50, इज दैट क्लियर? और 50 को इसको सॉल्व कर लो तो ऑब्वियसली बात है कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू 1.6 और इंटू 10⁻19, 19 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो क्या यहाँ पे 10⁻4 आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, 10⁻4 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या मैं यहाँ पे इसको अप्रॉक्सीमेटली 6000 कर सकता हूँ, ये 3 हटा दो और ये 16 कर दो, 16 इंटू 6000, तो 50 इंटू 6000 इंटू 16, अप्रॉक्सीमेशन 16 5 से कितना होता है 80, ठीक है, 16 5 से 80, तो 800 आ जाएगा, 800 इंटू 6000, इज दैट क्लियर? तो दैट इज 6 8 48 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 अप्रॉक्सीमेटली, तो 4.8 इंटू 10⁻5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो भाई यहाँ तक के जो न्यूमेरिकल्स थे वो या तो Q इक्वल्स टू NE पे बनेंगे या फिर इस तरह से आपको चार्जेस निकालने के लिए आएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फास्ट हो गया है ना, तो आप वीडियो को एकदम से पॉज करके और ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि पॉज करना बिल्कुल आपके हाथ में भाई, है ना, और चाहो तो आप वीडियो को वापस भी देख सकते हो, ठीक है। इज दैट ओके? ओके, सो आगे की बात करते हैं, तो भाई अब चार्ज के बारे में और क्या बच गया, ठीक है। तो चार्ज के बारे में और क्या बच गया, तो हम बात करते हैं चार्जिंग मेथड्स की, ठीक है। चार्जिंग मेथड्स की बात करते हैं भाई, चार्जिंग मेथड्स की बात करेंगे। अच्छा जी, चार्जिंग मेथड्स की बात करोगे तो भाई चार्जिंग जो होती है वो 3 तरह से होती है, ठीक है। बाय रबिंग प्रोसेस, चार्जिंग बाय रबिंग होती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन होती है और चार्जिंग बाय इंडक्शन होती है, ठीक है। रबिंग में एटलीस्ट वन बॉडी should be of insulating nature, ठीक है। तो एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी ऑफ इंसुलेटिंग नेचर की होनी चाहिए। कंडक्शन की बात करें तो बोथ बॉडीज must have conducting nature, is that clear? मतलब रबिंग में एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी ऑफ इंसुलेटिंग नेचर की होनी ही चाहिए और कंडक्टिंग में बोथ द बॉडीज मस्ट हैव कंडक्टिंग नेचर, इज दैट क्लियर? और इंडक्शन की बात करेंगे तो इंडक्शन तो कंडक्टिंग बॉडी का भी हो सकता है, बॉडी चाहे कंडक्टिंग भी हो सकती है और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकती है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो चलो भाई ये वाली बात है। चार्जिंग मेथड्स की बात करी, चार्जिंग मेथड्स 3 तरह के, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। अच्छा जी, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन की बात करी तो रबिंग में भाई दोनों की बॉडीज कैसी होनी चाहिए, दोनों बॉडी में से एटलीस्ट वन बॉडी जो होनी चाहिए वो इंसुलेटिंग नेचर की होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडीज किसकी होगी, कंडक्टिंग नेचर की होगी। और इंसुलेटिंग तभी पॉसिबल है, मतलब इंडक्शन तभी पॉसिबल है जब चाहे तो बॉडी कंडक्टिंग नेचर की हो या फिर बॉडी नॉन कंडक्टिंग नेचर की हो। इज दैट क्लियर? ओके, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे बार बार एक टर्म आ रही है, ठीक है। टर्म क्या आ रही है, एक तो टर्म आ रही है कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कंडक्टर्स, एक टर्म आ रही है इंसुलेटिंग बॉडी या फिर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई जो भी चीज़ हमारे पास, जो भी समस्या आएगी उसका समाधान करते हुए ही चलेंगे। कंडक्टर्स के पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। ये कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब दे आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, और फ्री टू मूव नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ये वाली बात होती है, ठीक है। बट हमें इससे मतलब नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होगा, सुनना बात को ध्यान से। अगर मान लो ये वाली बॉडी है, ये वाली कोई बॉडी है, ठीक है, मेरे पास प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये वाला चार्ज है, ये वाला चार्ज अगर मैं इस वाली बॉडी को देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैंने ये वाला चार्ज इस वाली बॉडी को दिया तो इस वाली बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई, ये वाली बात क्लियर है, इस वाली बॉडी के सरफेस पे चार्ज हो जाएगा, मतलब कहीं पर भी अगर मैं ये वाली बॉडी पे चार्ज दूंगा तो ये बॉडी का चार्ज, जो भी चार्ज दूंगा मैं इसको, ये पूरी की पूरी सरफेस पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें क्या करूँगा, इसमें मान लो ये ऐसे बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 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 मैंने चार्ज दिया, ठीक है, ये चार्ज मैंने यहाँ पे दिया, ये चार्ज मैंने यहाँ पे दिया, तो इसका मतलब ये है ये वाला चार्ज प्लस 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 ये मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये चार्ज हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। मतलब कंडक्टिंग बॉडी जो होती है उसको आप कितना भी चार्ज दे दो, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बट अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है उसको आप कहीं पर भी चार्ज दोगे तो वो चार्ज हमेशा वहीं पर बना रहेगा। जैसे मान लो सपोज दैट ये बॉडी, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड नॉन कंडक्टिंग है, तो अगर मैंने यहाँ पे चार्ज दिया तो ये चार्ज हमेशा यहीं पे रहेगा। बट अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो ये चार्ज पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि जब भी कंडक्टिंग बॉडी को आप चार्ज देते हो, चार्ज हमेशा सरफेस में आ जाता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब कंडक्टिंग बॉडी जो होती है इसके वॉल्यूम में चार्ज देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी गिवन इनटू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। पर इंडक्शन, ये जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी की बात करें, नॉन कंडक्टिंग बॉडी में आप चार्ज जहाँ पे दोगे वहीं पर रहोगे, वहीं पर रहेगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज इन द वॉल्यूम can be considered. Is that clear? Charge can be given in the, throughout the volume of the non-conductor. Is that clear? Charge can be given throughout the non-conductor. Is that clear? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें जब भी चार्ज दोगे सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, इसमें आप जब भी चार्ज दोगे तो जहाँ पे चार्ज दोगे वहीं पर रहेगा। इसका मतलब इसकी वॉल्यूम में भी आप चार्ज दे सकते हो, पर इसकी वॉल्यूम में चार्ज नहीं दे सकते। मान लो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग नेचर का है तो आप चाहे इसको कितना भी चार्ज दो, चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और अगर मान लो ये जो ये वाला जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग नेचर का है तो आप इसको थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। ठीक है, आज हमने चार्जिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा है, पर चार्जिंग मेथड्स को नेक्स्ट क्लास से हम लोग ब्रीफली डिस्कवर करेंगे और इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, जैसे बादल कैसे गरजते हैं, बिजली कैसे चमकती है, ठीक है, बादलों के अंदर में बिजली कैसे चमकती है, ठीक है, और जो भी मतलब एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन में आग क्यों नहीं लगती, है ना। तो ये सारी खूब सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाकर के चार्जिंग मेथड्स में पढ़ेंगे। तो बस स्टे क्यूरियस अबाउट द फिजिक्स, ठीक है, बाकी का मुझ पे छोड़ दो आराम से, मैं तुम्हें आराम से अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे।